हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं वैली कर्व के बारे में। वैली कर्व, जिसको आप एक और नाम से जानते हैं, जिसको कहा जाता है सैग कर्व, ये वर्टिकल कर्व के दूसरे टाइप के अंदर आता है। ठीक है, जब आप समिट कर्व की बात कर रहे थे या फिर क्रेस्ट कर्व की बात कर रहे थे, तो वहां पे आपकी कॉन्वेक्सिटी क्या थी? अपवर्ड थी। बट जब आप वैली, नाम से ही समझ में आ रहा है वैली, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी कॉन्वेक्सिटी है वो कैसी होएगी? कॉन्वेक्सिटी क्या होएगी आपकी? डाउनवर्ड होगी। डाउनवर्ड होगी। ये डायरेक्टली इस टर्म के बेसिस पे भी आपको आपके किसी भी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए वैली कर्व के अंदर किस टाइप की कॉन्वेक्सिटी रहेगी, अपवर्ड, डाउनवर्ड या फिर कोई भी नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कॉन्वेक्सिटी इसकी कैसी होगी, डाउनवर्ड होएगी, या फिर जो कॉन्केव कैसा होएगा, ये अपवर्ड होएगा। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? ऑब्वियस सी बात है, जैसे सबमिट में हो रहा था, जब दो ग्रेडियंट क्या होंगे आपके, टू ग्रेडियंट मीट्स। अब इसकी भी चार कंडीशन बनेंगी, इनकी भी। अच्छा, कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है? कॉन्वेक्सिटी का मतलब डाउनवर्ड, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। जबकि कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड का मतलब कैसा था? ऐसा था। यहाँ पे बट कंडीशन कैसी है? ऐसी वाली है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। चार कंडीशन बन रही हैं। पहली कंडीशन क्या बन रही है कि व्हेन डिसेंडिंग ग्रेडियंट यानी कि नेगेटिव ग्रेडियंट मीट, व्हेन डिसेंडिंग ग्रेडियंट या फिर नेगेटिव ग्रेडियंट मीट्स द अदर नेगेटिव ग्रेडियंट, अदर डिसेंडिंग ग्रेडियंट कह सकते हैं या फिर अदर नेगेटिव ग्रेडियंट कह सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है कि व्हेन डिसेंडिंग ग्रेडियंट या फिर नेगेटिव ग्रेडियंट मीट अ फ्लैट ग्रेडियंट, फ्लैट ग्रेडियंट। तीसरी कंडीशन क्या है कि व्हेन डिसेंडिंग ग्रेडियंट या फिर नेगेटिव ग्रेडियंट मीट द असेंडिंग या फिर पॉजिटिव ग्रेडियंट, पॉजिटिव ग्रेडियंट। और चौथा कंडीशन क्या है? चौथा कंडीशन क्या है कि व्हेन असेंडिंग ग्रेडियंट मीट्स अनदर असेंडिंग ग्रेडियंट, ठीक है, पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट्स अनदर पॉजिटिव ग्रेडियंट। अब इन सभी का एक डायग्राम में आप लोग को बना के दिखाऊंगा, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 और फिगर 4। अब आप लोग भी इतनी आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि अब इन चारों कंडीशन में, चाहे वो समिट कर्व की हो चाहे वैली कर्व, अब आपको डेविएशन एंगल निकालना आने लगा होगा। ठीक है, ये डेविएशन एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर आपका असेंडिंग ग्रेडियंट है तो आप प्लस से शो करोगे, अगर आपका डिसेंडिंग ग्रेडियंट है तो आप नेगेटिव से शो करोगे। ठीक है, ये बताने वाली बात नहीं है। खैर खैर, सबसे पहला फिगर 1, व्हेन नेगेटिव ग्रेडियंट मीट द अनदर नेगेटिव ग्रेडियंट, मतलब ये पहला ग्रेडियंट है और ये अनदर उससे मिल रहा है, तो इसका जो टेंजेंट है वो यहाँ पे आएगा, इसका जो टेंजेंट है यहाँ पे आएगा, और जो डेविएशन एंगल है वो कहीं कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये -n1, ये -n2, ये फिगर क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? -n1 प्लस n2। ठीक है, ये फिगर 1 हो गया। दूसरा फिगर क्या होगा? दूसरी कंडीशन क्या होगी? व्हेन डिसेंडिंग ग्रेडियंट मीट्स अ फ्लैट लाइन। ठीक है, फ्लैट लाइन के अंदर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? ये n2 तो 0 है, n1 यहाँ पे -n1 है। ठीक है, तो कैपिटल N इज इक्वल टू -n1 -0, मतलब कि कैपिटल N यानी डेविएशन एंगल क्या हो जाएगा? -n1 हो जाएगा। तीसरा कंडीशन यानी फिगर 3 क्या बोल रहा है कि एक डिसेंडिंग ग्रेडियंट जब आपके असेंडिंग ग्रेडियंट से मिले, नेगेटिव मिले किससे? पॉजिटिव वाले से मिले, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव एन -1, ये पॉजिटिव है तो n2, इनका लगभग कहीं यहाँ पे मीटअप होएगा, ये n हो जाएगा, तो n किसके बराबर हो जाएगा? -n1 प्लस माइनस माइनस, ये n2 हो जाएगा। ठीक है, और फिगर 4 यानी चौथी कंडीशन क्या है आपकी कि असेंडिंग ग्रेडियंट आपके अनदर असेंडिंग ग्रेडियंट से मिल रहा है, ये ऐसा है और ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये +n2 हो जाएगा, ये +n1 हो जाएगा, ये कुछ यहाँ पे इस तरीके से मीट होंगे
और ये यहाँ पे बनेगा n, जो कि क्या कहलाएगा, जो कि क्या कहलाएगा आपका n1 माइनस n2, n1 माइनस n2 कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, दोनों के दोनों कैसे हैं, असेंडिंग है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, n1 माइनस n2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके फॉर्मेशन, किस तरीके से इनका रिप्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिजाइन ऑफ वैली कर्व। क्या कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, अफेक्टिंग द वैली कर्व। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैली कर्व। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर ये कि यहाँ पे जो भी मूवमेंट होता है व्हीकल का, तो वहां पे जो भी डिजाइन स्पीड होती है वो कहीं पे भी कुछ भी इम्पैक्ट नहीं डालती, मतलब एक तरीके से फ्री मूवमेंट होता है व्हीकल का उसी स्पीड में, डिजाइन स्पीड में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही कॉन्वेक्सिटी कैसी है, डाउनवर्ड है, इसलिए यहाँ पे कोई भी स्पीड का रिडक्शन नहीं होता, स्पीड से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता और डिजाइन स्पीड भी आपकी मेंटेन रहती है। ठीक है, आपकी यहाँ पे स्पीड की बात हो गई। दूसरा आपकी क्या बात है कि यहाँ पे आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की अवेलेबिलिटी रहती है, और यहाँ पे मेन क्या होता है, जो हेडलाइट ऑफ व्हीकल होता है नाइट के टाइम पे, वहां पे इसकी अवेलेबिलिटी होती है। तो देख आपने मैंने पिछले क्लास में भी बताया होगा कि एसएसडी को आप एचएसडी भी कंसिडर करते हो, तो वो यही एक रीजन है। ठीक है, कुछ नोट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एसएसडी की अवेलेबिलिटी रहती है, अवेलेबिलिटी ऑफ एसएसडी ड्यूरिंग द नाइट टाइम, है ना, या फिर हेडलाइट साइड डिस्टेंस की भी आप बात कर लो। ठीक है, उसके बाद कुछ नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिख लेते हैं जो कि आपको काम आएंगे। सबसे पहला क्या कि आप वैली कर्व के अंदर जनरली आप क्यूबिक पैराबोला क्या करते हो, प्रेफर करते हो। क्या प्रेफर करते हो, क्यूबिक पैराबोला प्रेफर करते हो। क्यूबिक पैराबोला इज जनरली प्रेफर्ड इन वैली कर्व। दूसरा आप चाहे तो ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करो या इंक्रीज करो, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कहाँ किस ओर लग रहा होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर लग रहा होता है। ठीक है, कहाँ लग रहा होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर लग रहा होता है। यहाँ पे आप लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व की मैं बात करूंगा, शेप की भी मैं बात करूंगा कि शेप में आपको प्रोवाइड किया जाता है, खैर उसको बाद में अपन बात करेंगे। ठीक है ना, तो किसकी बात हो गई, आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात हो गई। ठीक है, तीसरा जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है बेसिकली एक्ट कहाँ कर रहा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, विथ उसके अलोंग विथ क्या, वेट ऑफ व्हीकल। तो जो वहां पे इंपैक्ट है व्हीकल का वो भी ज्यादा होएगा, और इंपैक्ट व्हीकल का ज्यादा होगा तो टायर प्रेशर भी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यही रीजन है कहीं ना कहीं इस टायर प्रेशर के बढ़ने से कि आपको जर्क लगने की भी जो संभावना है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और जो कॉज ऑफ डिस्कम्फर्ट है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका बढ़ा तो व्हीकल का जो कंफर्ट है वो थोड़ा कहीं ना कहीं कम होता है, जर्क आपका बढ़ जाएगा, स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, टायर का जो प्रेशर है या पावर है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। चौथी चीज कि यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं साइड डिस्टेंस का वैली कर्व के अंदर, तो जब डे टाइम की आप बात करोगे तो हर चीजें सब आपको विजिबल है, बट जब आप रात की बात करोगे तो वहां पे क्या होगा, जब एब्सेंस होगी, स्ट्रीट लाइटिंग की एब्सेंस होगी, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब आप इस टाइम पे जब लाइट्स वगैरह ना हो तो आपका जो सोर्स होता है विजिबिलिटी का वो क्या होता है, हेडलाइट ही होती है। ठीक है, इसलिए जब आप हेडलाइट की मदद ले रहे हो और नाइट की टाइम को आप जब कंसीडर कर रहे हो और डिजाइन कर रहे होते हो वैली कर्व को, तो वहां पे आप क्या कंसीडर करते हो, हेडलाइट साइड डिस्टेंस को आप कंसीडर करते हो। ठीक है, किसको कंसीडर करते हो, हेडलाइट साइड डिस्टेंस को, नाइट के टाइम पे जब आप डिजाइन कर रहे होते हो। जनरली एचएसडी किसके बराबर आप लेते हो, एसएसडी के बराबर ही कंसीडर करते हो, और इक्वल भी होता है। ठीक है, कोई भी इसके अंदर कोई भी और प्रॉब्लम नहीं होती है ओएसडी की, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की नाइट के टाइम पे। ठीक है ना, जब तक के एक कंसिडरेबल डिस्टेंस की अपन बात नहीं करते हैं तब तक। ठीक है, उसके बाद जो आप ये कर्व की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो ट्रांजिशन कर्व की बात कर रहे हैं, तो ये कौन से शेप का होगा आपका ट्रांजिशन कर्व, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना,
जब आप हाईवे की बात करते हो, जब आप हाईवे की बात करते हो तो हाईवे के अंदर आपका बात करते हैं हम शेप स्पाइरल की। हाईवे के अंदर जो आपका शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व है वो क्या होता है, स्पाइरल होता है। जबकि जबकि आपका रेलवे के अंदर, जबकि आपके रेलवे के अंदर क्यूबिक पैराबोला होता है। ये बेटा गेट के अंदर भी पूछे गए क्वेश्चन है, एसएससी में भी पूछे गए क्वेश्चन है और आईएएस में भी पूछे गए क्वेश्चन है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप बोलोगे कि किस टाइप का वैली कर्व, आप शेप ऑफ वैली कर्व होएगा, तो आपके पास आंसर क्या होना चाहिए, क्यूबिक पैराबोला। ठीक है, और जब आप लेंथ की बात करते हो तो लेंथ ऑफ वैली कर्व कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ वैली कर्व कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, लेंथ कितने बराबर हो जाएगी वैली कर्व की, 2 टाइम्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व की लेंथ। अब इसमें भी दो केस बनते हैं। अब वो दो केस क्या होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। देखते हैं लेंथ ऑफ वैली कर्व को कितनी होनी चाहिए, लेंथ वैली कर्व की, और दो कंडीशन बन रही है, उन कंडीशन के बारे में बात करते हैं। लेंथ ऑफ वैली कर्व या फिर सैग कर्व भी आप इसको जानते हैं। दो कंडीशन बनती हैं, या फिर क्या है वो दो कंडीशन, केस वन कह सकते हैं, व्हेन लेंथ ऑफ कर्व, व्हेन लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस। ठीक है, ये जो एलसी है क्या हो, साइड डिस्टेंस से जब ग्रेटर देन होएगा तो उस कंडीशन में सॉरी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से या फिर साइड डिस्टेंस से ग्रेटर देन होगा, तो उस कंडीशन में जो एलसी की वैल्यू रहेगी वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होगी, एनएस का स्क्वायर अपॉन 2 स्मॉल h tan बीटा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अब एस इसमें या तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस भी हो सकता है या फिर हेडलाइट साइड डिस्टेंस भी हो सकता है। ठीक है, स्मॉल h जो कि हम क्या करते हैं 0.75 लेते हैं, बीटा की वैल्यू 1 डिग्री होती है, तो जब इन पूरी वैल्यूज को रखते हैं 1 डिग्री को 0.75 को, तो ये फॉर्मूला क्या बनता है, एनएस का स्क्वायर अपॉन 1.5 प्लस 0.035 इंटू एस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनता है पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन देखते हैं, केस 2। पहली कंडीशन में तो एलसी जो था वो बड़ा था, बट इस कंडीशन में क्या होगा, एलसी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से कम होगा, या फिर एस लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इस कंडीशन में फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा, एलसी इज इक्वल टू 2s माइनस 2 स्मॉल h प्लस 2 tan बीटा अपॉन n। पूरी वैल्यूज वही एज इट इज पुट ऑन कर देंगे तो क्या होगा, ये 2s आ जाएगा, ये 1.5 आ जाएगा, यहाँ पे वही वैल्यू 0.035 s हो जाएगी, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना होगा लेंथ ऑफ वैली कर्व जब भी आप फाइंड आउट करेंगे। देखिए गेट जैसे एग्जाम में, जो भी बड़े एग्जाम्स हैं उसमें आपको डायरेक्टली ये एस एन ये बीटा की वैल्यू दे दी जाएगी और आपसे डायरेक्टली ये लेंथ ऑफ वैली कर्व पूछ लिया जाएगा, या फिर लेंथ ऑफ वैली कर्व दे दिया है, एस दे दिया है, एन दिया हुआ है, एस फाइंड आउट करने के लिए बोल देगा। तो ये आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आपसे न्यूमेरिकल नहीं बन पाएंगे। ये बनते हुए भी, समझते हुए भी न्यूमेरिकल नहीं याद हुआ तो आपसे न्यूमेरिकल नहीं बन पाएंगे। 2 बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इसकी आप इंपॉर्टेंस समझ सकें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।